So the next topic is how to calculate the moment of a force about some specified axis. Up till now हमने जो मोमेंट की बात की है, जब भी हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट वो मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं. नाउ इफ यू नीड टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट सम स्पेसिफिक एक्सिस, उसके लिए जो है वो प्रोसीजर क्या होता है उसके हवाले से हम यहाँ बात करेंगे. और थोड़ा सा अगर आज टाइम बचा तो एक आध एग्जाम्पल भी इस प्रॉब्लम से रेलिवेंट करेंगे और बाकी चीज़ें जो है वो हम कल के लेक्चर में कवर कर रहे होंगे. ज़रूरत क्यों पेश आई है हमें इस मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ स्पेसिफाइड एक्सिस कैलकुलेट करने की? थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें और इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन को समझने की कोशिश करें. समटाइम्स द मोमेंट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस अबाउट सम स्पेसिफिक एक्सिस मस्ट बी डिटरमिन्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि यू नीड टू lose the nut which is shown to you here, and you need to lose this nut by applying a force F which is being applied at the end of this wrench. So the force applied to the wrench will create a tendency for the wrench and the nut to rotate about the moment axis passing through point O. However, the nut can only rotate about the y axis. चलें, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, अगर हम मोमेंट के डायरेक्शन की बात करें, what should be the direction of moment? आप जब r क्रॉस f लेते हैं, स्केलर फॉर्मुलेशन कर लें या वेक्टर फॉर्मुलेशन कर लें, दोनों सूरतों में जो हमने मोमेंट के डायरेक्शन को डिस्कस किया है इससे पिछले टॉपिक्स में, वो क्या होता है? कोई एक स्टूडेंट जो बता सके व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट? सर या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. देखिए, वो तो आप 2D की बात कर रहे हैं. अगर हम वेक्टर फॉर्मुलेशन की बात करें तो r क्रॉस f से आपको मोमेंट मिल रहा होता है. नाउ व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट मोमेंट? Perpendicular to what? R cross F. Perpendicular to the plane. जी, perpendicular to the plane containing R and F. ऐसा ही है? Yes sir. चलें, अब थोड़ा सा गौर से इस फिगर को देखें. आप एक अदद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं at the end of this wrench which is this force F. अगर मैं R की बात करूं तो ये आपका वो पोजीशन वेक्टर R होगा. ऐसा ही है? Yes sir. अच्छा, अब ये R और F जिस प्लेन में पड़ते हैं वो प्लेन मैंने यहाँ येलो लाइंस के साथ जो है वो शो किया है. सो दिस शुड बी द प्लेन कंटेनिंग R and F. नाउ एज पर आवर डिस्कशन ऑफ मोमेंट, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंट वेक्टर? इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R and F. ऐसा ही है? यस सर. तो ये हमारे पास MO आ गया विच इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R and F. सो द डायरेक्शन ऑफ MO आपके पास यहाँ शो किया गया है. अब ये जो नट है टायर के ऊपर, जो नट जिसको आप लूज करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अबाउट व्हाट एक्सिस दिस नट कैन रोटेट? अबाउट y axis. This nut can only rotate about the y axis. So instead of this overall moment MO, you are only interested in the moment produced about the y axis, because that moment My is basically responsible for the rotation of that नट. तो आपके पास ये जो MO है इसके बजाय यू ओनली रिक्वायर द वैल्यू ऑफ My, बिकॉज दैट मोमेंट वुड एक्चुअली बी डिसाइडिंग कि ये नट जो है वो किस हिसाब से रोटेट हो रहे हैं. सो देयरफॉर टू डिटरमिन द टर्निंग इफेक्ट ओनली द y कंपोनेंट ऑफ दिस मोमेंट वुड बी रिक्वायर्ड एंड द टोटल मोमेंट MO प्रोड्यूस इज नॉट important. So to determine this component we can either use the scalar or vector analysis. In other words, आपको जो है वो मोमेंट का वो कंपोनेंट चाहिए जो किसी एक स्पेसिफिक एक्सिस के अलॉन्ग है. वो एक्सिस y एक्सिस भी हो सकती है, वो किसी प्रॉब्लम में x एक्सिस भी हो सकती है, या एनी जनरल एक्सिस भी हो सकती है. पहले हम इसी y एक्सिस की बात करेंगे, फिर उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन को जनरलाइज कर देंगे. तो ये जो टॉपिक है इसकी ज़रूरत क्यों हमें पेश आई है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई है कि कभी कभी हमें मोमेंट जो है वो किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना पड़ता है. उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इस टॉपिक में हम उस प्रोसीजर की बात करेंगे. सो आई होप कि इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हर एक को क्लियर है. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, ये बाकी मोमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या होगा? मतलब कि देखिए, वो एक तरह से ज़ाया हो रहे होंगे. आपकी जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो सिर्फ My है, बिकॉज जो नट है उसमें रोटेशन जो पॉसिबल है वो सिर्फ इसी कंपोनेंट में पॉसिबल हो सकती है या इसी डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकती है. सर ठीक है, चलें. सो इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा सा हम पहले स्केलर तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं कि ये My क्या होगा, और उसके बाद थोड़ा सा वेक्टर फॉर्मुलेशन के जरिए इस My को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं, और फिर हमें अपने इस टॉपिक को जनरलाइज किसी भी जनरल एक्सिस के अलॉन्ग
जो है वो एक्सपेंड कर देंगे। ओके, सो स्केलर तरीके से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें my, तो ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं एट पॉइंट डी, सपोज मैं कहता हूँ ये पॉइंट डी है, आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between this force and the y-axis? It is this distance which is being represented here as dy. So if this distance is d, this angle is theta, so dy would be equal to d cos of theta, isn't it? Yes, sir. Okay, so the overall moment would be ma to be equal to force multiplied by d cos of theta. So आपके पास स्केलर फॉर्मुलेशन में तो बहुत सिंपल है चीज, अगर 2 डायमेंशन में आप चीज कर रहे हैं तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने डिटरमिन कर लिया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, यू आर गोइंग टू गेट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट y विच इज my। जहां तक ताल्लुक इसके डायरेक्शन का है, तो वंस यू आर कर्लिंग योर फिंगर्स यूजिंग द राइट हैंड रूल, इन व्हाट डायरेक्शन दिस थंब इज पॉइंटिंग? Sir, along positive y-axis. Along the positive y-axis. So this moment my is basically directed along the positive y-axis. Magnitude उसका हो गया f into d cos theta और direction उसका positive y-axis के along हो गया. In general, for any axis a, the moment can be calculated as ma equal to f into da, where f is the magnitude of force and da is basically the perpendicular distance between the line of action of that force and the axis जिसके about आप moment calculate कर रहे हैं. आई होप कि ये स्केलर एनालिसिस हर एक को समझ आ गया है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब ज्यादा कंफ्यूजन किस में आती है? जब हम इसकी वेक्टर एनालिसिस करें, और जनरली आप प्रॉब्लम्स के ऊपर वेक्टर एनालिसिस ही अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जनरली आपको 3 डायमेंशन में कोई फोर्स, यहाँ तो फोर्स सिंपल है, वो एक एक्सिस के अलॉन्ग ही गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान था। बट जनरली अगर मैं इस फोर्स को से टर्न कर दूं, 3 डायमेंशन में कर दूं, तो फिर इसकी वजह से मोमेंट अबाउट एक्स या वाई या जी एक्सिस कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस सूरत में हम फिर वेक्टर फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट एनी स्पेसिफाइड एक्सिस, आइदर एक्स वाई जी और एनी जनरल एक्सिस ए। तरीका क्या होता है, थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस के हवाले से बात करें। टू फाइंड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स f अबाउट द y एक्सिस, अगेन हम y से शुरू करेंगे और फिर हम इसको जनरलाइज किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स f अबाउट द y एक्सिस यूजिंग द वेक्टर फॉर्मुलेशन, वी नीड टू फर्स्ट डिटरमिन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट एनी पॉइंट o ऑन द y एक्सिस बाय अप्लाइंग r क्रॉस f। इससे पहले तक हमने बात यही की है कि ये आपके पास वो पोजीशन वेक्टर r आता है, ये आपके पास वो फोर्स आती है। इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें mo मिल जाएगा, विच इज बीइंग डिफाइंड एज r क्रॉस f बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी पोजीशन वेक्टर r स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट o टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स f। अभी आपके पास mo आ गया, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये my जो है ये mo से किस तरह रिलेटेड है? सर y कंपोनेंट है बेसिकली my जो है इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ mo। सो आप इस mo की एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन है अलोंग द y एक्सिस, इजंट इट? यस सर। ठीक है, सो द कंपोनेंट my which is acting along the y axis is basically a projection of mo onto the y axis. And if you remember chapter number 2 का जो आखिरी टॉपिक हमने किया था डॉट प्रोडक्ट, कुछ याद आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट वो हमने कहा था पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है या ये जो प्रोजेक्शन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज बेसिकली इक्वल टू j डॉट mo, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस एंड mo, इजंट इट? कुछ याद आ रहा है ये डॉट प्रोडक्ट वाला टॉपिक या नहीं याद आ रहा? एनी स्टूडेंट हु वांट टू कमेंट? चलिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरह अभी हमने बात की, थोड़ा सा गौर से सुने। जिस तरह अभी हमने बात की कि जब हम वेक्टर फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस my which is the moment of this force about the y axis only using this vector formulation, हम पहले ये mo कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास r क्रॉस f से आएगा, जिसमें r आपका कोई भी एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा विच इज बीइंग डिफाइंड फ्रॉम पॉइंट o, या वो जो एक्सिस का पॉइंट है, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, क्रॉस f विच इज द कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ऑफ दिस फोर्स। mo जब आपको मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस f से, आप उस पर्टिकुलर
वेक्टर को MO को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे यूजिंग द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट एक्सिस जिसके अबाउट आपने मोमेंट कैलकुलेट करना है. सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट अबाउट y एक्सिस, इट इज गोइंग टू बी j डॉट यूनिट वेक्टर j डॉट MO. अगर आपने यही मोमेंट कैलकुलेट करना है अबाउट द x एक्सिस तो इट इज गोइंग टू बी यूनिट वेक्टर I डॉट MO. यानी डॉट प्रोडक्ट ले लेना है आपने यूनिट वेक्टर का जो उस एक्सिस के अलोंग लाई करता है और साथ साथ आपने MO का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है. अब डॉट प्रोडक्ट जब आप लेंगे आपको स्केलर चीज मिलेगी या वेक्टर चीज मिलेगी? स्केलर. आपको एक अदर स्केलर वैल्यू मिल जाएगी. सो यू आर गोइंग टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस My यूजिंग दिस डॉट प्रोडक्ट और Mx यूजिंग दिस डॉट प्रोडक्ट. डायरेक्शन क्या होगा उस पर्टिकुलर My या Mx का? जिस यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है. अच्छा, बिल्कुल सही. सो इफ इट इज अलोंग My तो आपके पास डायरेक्शन इसका j एक्सिस के अलोंग आ जाएगा. इफ इट इज अलोंग Mx तो आपके पास डायरेक्शन इसका I एक्सिस के अलोंग आएगा. तो जब जब आपको जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें, जब जब आपसे कहा जाए कि आपने किसी भी एक्सिस के अलोंग फोर्स का मोमेंट फाइंड करना है तो उसकी जो फॉर्मुलेशन होगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी कि उस एक्सिस के अलोंग आप एक अदद यूनिट वेक्टर ले लेंगे विच कैन बी एनी जनरल यूनिट वेक्टर UA. अगर वो I J K एक्सिस हैं, सॉरी XYZ एक्सिस हैं तो I J K आ जाएंगे. अगर वो कोई भी जनरल एक्सिस हैं तो उसके अलोंग आपका एक अदद यूनिट वेक्टर आ जाएगा. उसका डॉट प्रोडक्ट आप ले लेंगे R क्रॉस F के साथ तो आपको जो है वो मोमेंट अबाउट दैट एक्सिस A जो है वो मिल जाएगा. नाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन इज टर्म्ड एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसको आप मुख्तलिफ मैथमेटिक्स में जब देखेंगे तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसमें आप एक तरह से तीन वेक्टर्स का आपस में प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसमें से एक डॉट और एक क्रॉस है. इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं. स्केलर क्यों कहते हैं? बिकॉज द नेट रिजल्ट इज गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी. सो इट इज बेसिकली अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो आपके पास ये यूनिट वेक्टर कार्टेशियन नोटेशन में आया हुआ है, ये आपके पास वो R क्रॉस S कार्टेशियन नोटेशन में आया हुआ है. सो वंस यू आर गोइंग टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू थिंग्स, आप चाहें तो इसको मजीद मॉडिफाई करके इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें फर्स्ट रो would represents the components of the unit vector, the second row represents the components of this position vector R, and the third row represents the components of the force vectors F. So ये जब जब आपसे कहा जाए कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट फाइंड करें रादर देन फाइंडिंग द मोमेंट अबाउट सम पॉइंट, जब देखें पॉइंट के अलोंग मोमेंट फाइंड करने तो वो तो सिंपल R क्रॉस F होगा. जब जब किसी एक्सिस के अलोंग मोमेंट फाइंड करने तो वो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उससे फाइंड करेंगे जिसमें आप पहले उस एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे R क्रॉस F के साथ. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?